तो हाय गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो राज्य सरकार। इससे पहले मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में नागरिक शास्त्र का वो फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में मैंने आप लोगों को क्या क्या बातें बताया था, आई होप आप लोगों को पता होंगी। तो केंद्र सरकार में सबसे पहले देखिए, अगर केंद्र सरकार यहाँ राज्य सरकार में अगर आप थोड़ा सा अंतर समझिए। मैंने इससे पहले वाले में वीडियो में आपको केंद्र सरकार बताया था, इसमें क्या बताऊँगी राज्य सरकार। देखिए केंद्र सरकार पर एक बड़ा मुखिया, मतलब जैसे देखिए हमारा भारत देश है, ठीक है, और भारत देश जो कि 2800 राज्य का एक समूह है। 2800 राज्यों को मिला कि भारत एक देश बना है। तो दोस्तों 28 राज्य हैं, तो 2800 राज्य के अलग अलग जो मुख्यमंत्री जो मुखिया हैं, अलग अलग जो मुखिया हैं, उनके जो शाखाएं हैं, उन सबको क्या बोलेंगे, उसे राज्य सरकार बोलेंगे। और जो 2800 को मिला के जो एक देश बना हमारा क्या भारत, उस भारत का जो मुखिया है उसकी शाखाएँ जो हैं वो सब केंद्र सरकार में आएंगी। तो दोस्तों केंद्र सरकार में मैंने आप लोग क्या क्या बताया था, प्रधानमंत्री बताया था, राष्ट्रपति बताया था, उपराष्ट्रपति बताया था और 2 सदन बताए थे ना। और हाँ, इतनी चीज़ तो मैंने आपको फिक्स कर दिया था। अभी जो है वो राज्य सरकार, जस्ट जो चीज़ें केंद्र सरकार पे आप लागू करते हैं वही आप राज्य सरकार पे भी लागू करिए। जैसे कि हमारे केंद्र सरकार में मुखिया कौन होता था, प्रधानमंत्री, वैसे हमारे राज्य सरकार में मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। वहाँ राष्ट्रपति होता था, यहाँ राज्यपाल होगा, उपराष्ट्रपति उपराज्यपाल। और वहाँ भी 2 सदन थे, यहाँ भी 2 सदन हैं, विधानमंडल के 2 सदन, विधान परिषद और विधान, ठीक है। और तो विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, ठीक है। तो 3 चीज़ अभी आपको सब बताएंगे क्या क्या है। फिलहाल अभी तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सबसे पहले राज्य सरकार में हम आप लोग को राज्यपाल बताने वाले हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो मैं आपको बता दूँ कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति इससे पहले केंद्र सरकार में आया था ना। संविधान द्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान है। अतः राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की पद्धति को अपनाया गया है। देखिए राज्यपाल के लिए कोई भी निर्वाचन यानी वोटिंग वगैरह नहीं होती, मनोनयन मतलब मनोनीत, राष्ट्रपति जिसे चुन लेता है वही राज्यपाल बन जाता है। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ इसका कार्यकाल दे रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष। लेकिन वह अपने उत्तराधिकारियों के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल का वेतन तथा भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है। हमारे राज्य की 200 संचित निधि है, उसी से राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। अब देख लीजिए राज्यपाल की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ दोस्तों वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो राज्यपाल होगा वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। लेकिन कौन, मुख्यमंत्री की सलाह यानी परामर्श से कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्री, जैसे कि देखिए वहाँ प्रधानमंत्री था और उसके मंत्री परिषद थे, तो यहाँ मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद हैं, ठीक है। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन ना हो रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करा सकता है। देखिए यदि राज्य का जो विधानमंडल होता है, हमारे यहाँ दोस्तों विधानमंडल जो है वो 2 भाग में बटा होता है, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में है, विधान परिषद केवल 6 ही राज्यों में है। तो जैसे कि वहाँ पे क्या होता था, संसद होता था, संसद के अंदर सांसद होते हैं। तो संसद दोस्तों 2 भागों में बटा हुआ था, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ राज्यों में हमारा विधानमंडल 2 भागों में बटा होगा, विधान परिषद और विधान सभा। यहाँ कह रहा है कि यदि विधानसभा यानी दोस्तों वही अगर एक प्रकार से देखें तो हमारा जो संसद, क्योंकि केंद्र सरकार पे वो संसद होगा लेकिन राज्य सरकार पे क्या होगा, विधानमंडल। तो जब दोस्तों विधानमंडल का अधिवेशन ना हो रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करा सकता है। वह यह देखता है, अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासक संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। मतलब दोस्तों राज्यपाल मुआयना भी करता है कि अगर जो राज्य का प्रशासक यानी जो मुख्यमंत्री है अगर वो संवैधानिक तौर पे नहीं काम कर रहा है तो राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना। तो दोस्तों ये जो राज्यपाल करता क्या, पहले ये देखता है कि जो हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री वो बेहतर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, संवैधानिक तौर पे कार्य कर रहा है कि नहीं। यदि हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर रहा होता है तो राज्यपाल करता क्या है कि सूचना के द्वारा राष्ट्रपति तक बात ये
पहुंचा देता है कि हमारे यहाँ जो हो रहा है, यहाँ पे संवैधानिक तंत्र को सही से नहीं चलाया जा रहा। तब उसकी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता। राष्ट्रपति शासन तभी लागू किया जाता है जब मुख्यमंत्री अपने कार्यों को करने में विफल रहते हैं। आगे अभी तक दोस्तों हम लोगों ने राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का, उसके कार्यों को देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री। किसकी बात करते हैं दोस्तों? मुख्यमंत्री। और इसकी नियुक्ति कैसे होगी, इसका कार्य क्या है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 164, किसमें? अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। देखिए राज्यपाल केवल शपथ ग्रहण कराता है, बाकी वोटिंग तो वो जो विधानमंडल है ना उनके सदस्य करते हैं, ठीक है। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा, देखिए विधानसभा आ गया, कि बहुमत दल के नेता ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति किया जाता है। देखिए जो जिसको मुख्यमंत्री बनना है ना वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, तभी वो मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर सकता है। यदि वो जैसे मान लीजिए जो अब चुनाव हुआ, जिस पार्टी के ज़्यादा मतलब विधायक हुए, तो यदि दोस्तों उसमें से उस विधानसभा का वो सदस्य नहीं तो उसे 6 महीने की मोहलत दी जाती है कि तुम विधानसभा की सदस्यता प्राप्त कर लो, अन्यथा तुम्हारी मुख्यमंत्री का पद क्या हो जाएगा? छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए देखिए राज्यपाल नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की, इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यपाल उसकी शपथ ग्रहण कराता है, ठीक है। बाकी वोटिंग तो वो हमारे विधान जो मंडल होता है उनके सदस्य करते हैं। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री का कार्य एवं अधिकार क्या है? मंत्रिपरिषद का निर्माण। जैसे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री का कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण था, वैसे राज्य सरकार में मुख्यमंत्री का निर्माण क्या है? मंत्रिपरिषद का निर्माण, मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और विभाग परिवर्तन, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मतलब दोस्तों यहाँ मंत्रिपरिषद का निर्माण, खाद्य विभाग किसी को मिला है, सड़क परिवहन किसी को मिला है, विदेश मंत्री किसी को बनाया गया है, कपड़ा मंत्री किसी को बनाया गया, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सब अलग ही अलग है ना। तो देखिए एक राज्य का होता है और एक केंद्र का होता है, ठीक है। जो राज्य का होगा उस पर जो संचालन करता है वो मुख्यमंत्री करता है, लेकिन जो केंद्र का होता है उस पर संचालन, उसका बंटवारा, उस विभाग में जो भी परिवर्तन करना रहता है वो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन जो राज्य में होता है उसे कौन करता है? मुख्यमंत्री। कह रहा है कि विधानसभा के नेता के रूप में कार्य करता है कौन? मैंने क्या बताया, आप मुख्यमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे विधानसभा की सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अगर नहीं भी है तो जल्दी से वह सदस्यता ले ली। अब देखिए विधानमंडल 2 भागों में यहाँ बंटने वाला, एक हमारा ये विधानसभा है, दूसरा हमारा उधर विधान परिषद है। जैसे वहाँ पे हमारा संसद 2 भागों में बटा था, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ विधानमंडल बचेगा, विधानसभा, विधान परिषद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विधानसभा सभी राज्यों में पाया जाता है लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं पाया। सबसे पहले आइए इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो विधानसभा के राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन बोलते। तो ये बताइए संसद का निम्न सदन किसे बोलते थे? हम लोग लोकसभा को बोलते थे, लोकप्रिय सदन भी उसे ही बोलते थे। तो विधानमंडल का दोस्तों विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता करती है। दोस्तों हम लोग विधायक को वोट देते हैं ना, वो वाली वोटिंग की बात की जा रही है, ठीक है। तो या उसके जो सदस्य बनेंगे उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करते हैं, जैसे ग्राम प्रधान हम लोग चुनते हैं वैसे। उसके बाद देखिए राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 एवं न्यूनतम संख्या 60 होती है। किसी भी राज्य का हो दोस्तों, अगर उसमें यहाँ पे विधानसभा है तो उसकी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अब 60 से कम नहीं हो सकती, 500 से ज़्यादा नहीं। तो अब निर्वाचन पद्धति देख लीजिए। आंग्ल भारतीय समुदाय के एक नामजद सदस्य को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों को मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो देखिए दरअसल बात होगी कि आप विधानसभा के सदस्य चुने कैसे जाएंगे, वहाँ यही लिखा है निर्वाचन पद्धति। तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो फ्रेंड्स उन सब की जनता प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग कर, जैसे ग्राम प्रधानी का चुनाव भी हाल ही में हुआ था ना, तो हमारे मम्मी पापा लोग सब लोग वोट देने गए थे। वैसे विधानसभा का भी वोट देने हमारे मम्मी पापा और जिसकी भी वोटिंग मतलब आता रहता है वो देने जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक आंग्ल भारतीय भी विधानसभा में आता है तो उसकी वोटिंग नहीं, उसको मनोनयन किया जाता है, ठीक है, उसकी वोटिंग नहीं होती है। आगे देखिए कह रहा है कि विधानसभा के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार एवं संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है। वयस्क मताधिकार मतलब दोस्तों जो 18 साल के ऊपर वाले। कार्यकाल देखिए साधारण अवस्था में राज्य विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 साल तक होता है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो वहाँ तक क्या था, लोकसभा और राज्यसभा ना, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ क्या है, विधानमंडल, विधानसभा,
यहाँ क्या था विधानसभा विधान परिषद। तो देखिए इसका कार्यकाल कितना होता था 6 साल, इसका कार्यकाल कितना होता था 5 साल। इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 जो सदस्य थे वो प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते थे और इसे भंग भी किया जा सकता था। तो देखिए जो अभी हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा, आप यहाँ देखिए क्या पढ़ रहे थे। अभी हम लोग विधानसभा पढ़ रहे थे। तो विधानसभा विधान मंडल का दोस्तों क्या होता है, निम्न सदन होता है। इसे आप भंग कर सकते हैं, यहाँ बात लिखी नहीं गई है लेकिन आप इसे भंग कर सकते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है 5 साल होता है। अब देखिए यहाँ अब विधान परिषद को उच्च सदन बोलेंगे, जैसे कि हम लोग राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। इसकी स्थिति देखिए, राज्य के विधानमंडल के दूसरे सदन को विधान परिषद कहा जाता है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। वर्तमान समय में विधान परिषद भारतीय संघ के केवल 6 राज्यों, मैंने क्या कहा था, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में पाई जाती है। विधानमंडल 2 भागों में बटा, विधानसभा विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में है लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में। जैसे देखिए यूपी हमारे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 राज्यों में ही अभी क्या है, विधान परिषद है, बाकी सब में नहीं है। तो विधानसभा को दोस्तों हम लोग उच्च सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्च सदन भी। अब देखिए सदस्य संख्या, संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उनकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होना चाहिए। तो सुनिए, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उतनी ही होगी अगर सपोज करिए मैं अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं, अगर मेरे यहाँ 404 सीटें विधानसभा की हैं, कितनी है, 404 सीटें विधानसभा की है, तो इसका 1/3 जो आएगा, कह रहा है कि उसकी कहाँ पहुँचे, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उनकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगा। मतलब दोस्तों 1/3 इसका निकालिए क्या आएगा। अगर मैं यहाँ 5 कर दूँ केवल मतलब वो करने के लिए ताकि जल्दी से सरलता से कट जाए, तो यहाँ देखिए 3 एकड़ नाम 3, 3 तिरिक 51, 3 5 15, तो 100 कितना आ गया, 35 आ गया ना। इससे कम होनी चाहिए। 1/3 सदस्यों से ज़्यादा हमारे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तो 6 ही राज्यों में है, ठीक है, सभी राज्यों में है भी नहीं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन्हीं 6 राज्यों में हमारा विधान परिषद है। तो विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या होगी, इसका निर्वाचन कैसे मतलब कि एक प्रकार से कितनी होगी ना, तो जो जितनी भी जहाँ वहाँ की विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उसके 1/3 से कम ही रहेगी, ज़्यादा कभी नहीं होगी। परंतु साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में इसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ कार्यकाल देख लीजिए। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। मैंने क्या कहा, विधानसभा को आप भंग कर सकते हैं लेकिन विधान परिषद को आप भंग नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम लोग लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, वैसे ही यहाँ भी समझिए, ठीक है। पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती और इसे राज्यपाल द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। इसे राज्यपाल द्वारा भी, मतलब दोस्तों एक प्रकार से कह लीजिए कोई भी भंग नहीं कर सकता, ठीक है। किसको विधान परिषद को। जैसे कि हम लोग अगर केंद्र सरकार में आए तो वहाँ पे राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर, अगर राज्य सरकार में आएंगे तो यहाँ पे विधान परिषद को कोई भंग नहीं। और विधान परिषद केवल 6 ही राज्यों में, कौन कौन से, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। आगे देखिए, कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। अभी मैंने बताया था कि जिस प्रकार राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। तो केंद्र सरकार में राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। अगर आप राज्य सरकार में आएंगे तो यहाँ विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं। तो दोनों उच्च सदनों के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 ही साल होता है और निम्न सदनों के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान के लिए नए निर्वाचन होते हैं। ये बात मैंने आपको राज्यसभा में भी बताई थी। अब आ गया दोस्तों, हमने आपको बता दिया, क्या क्या बताइए क्या, मुख्यमंत्री बताया, राज्यपाल बता दिया। भाई हमारे यहाँ विधान मंडल जो है 2 भागों में बटा होता है, विधानसभा, विधान परिषद केवल 6 ही राज्यों में है कि कौन कौन से राज्य में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केवल 6 ही राज्यों में। और विधानसभा सभी राज्यों में पाया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा सभी राज्यों में है लेकिन ये केंद्र सरकार का है। और राज्य सरकार का क्या है, विधान परिषद और विधानसभा किसके भाग हैं, विधान मंडल के,
ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। ब्रिटिश शासनकाल में 1882 में तत्कालीन वासराय, ठीक है। तत्कालीन का मतलब दोस्तों जो उस समय वहाँ के वासराय थे वो कौन थे? 1882 में रिपन थे। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किया था। सबसे पहले इन्होंने किया था। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों का गठन निर्देश दिया गया। यहाँ पंचायती राज का मतलब समझ, वो जो गांव में पंचायत जो पंचवर्षीय होता है, ग्राम पंचायती जो चुनाव होता है उसकी बात चल रही। अभी हाल ही में हुआ था ना, 2 मई को क्या हुई थी, काउंटिंग हुई थी, उसकी बात कर रहा है। ये कहाँ से आया था? तो अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का क्या निर्देश दिया गया है? कह रहा है 2 अक्टूबर 1952 में राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो वो भी कहाँ पे देख, अगर एक क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कि सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहाँ मिला, तो राजस्थान में ही मिला। और राजस्थान में ही क्या हुआ, देखिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सामुदायिक मतलब दोस्तों जितने भी समुदाय के लोग हैं सबका। उसके बाद देखिए 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्थितियों को स्वीकार करते हुए उसे क्रियान्वित करने के लिए कहा। मतलब दोस्तों प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब क्या है? प्रजातांत्रिक मतलब समझ रहे हैं ना कि जो जब लोग अपने नेता को चुनते हैं, उन्होंने जो अपने संतुतियों को थी दोस्तों, जो किनकी, जो बलवंत राय मेहता समिति की दोस्तों जो संस्तुतियाँ थी उनको स्वीकार किया गया और उस पर कार्य करने के लिए कहा गया। आगे देखिए कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में प्रयोग के विचार से अगस्त 1958 में कुछ हिस्सा में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में लोकतांत्रिक या फिर प्रजातांत्रिक, कुछ भी कहीं विकेंद्रीकरण। देखिए लोकतांत्रिक दोस्तों क्या होता है? जब लोगों का तंत्र हो, मतलब जनता ही अपने नेता को चुने। विकेंद्रीकरण मतलब सबको क्या करे? इकट्ठा करे। आगे देखिए 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यसभा के नागौर में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्री गणेश किया। अब देखिए यहाँ पे वो जो कौन, बलवंत राय मेहता समिति की जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण था। विकेंद्रीकरण मतलब दोस्तों सब चीज़ों को क्या कर लेना, एक कर लेना। तो उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले राजस्थान 1959 में कहाँ किया? श्री गणेश किया, राजस्थान में किया, है ना, जिसे क्या कहा गया? पंचायती राज्य कहा गया। आगे देखिए राजस्थान प्रथम राज्य था जहां सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की गई। राजस्थान वो पहला राज्य था। फिर देखिए जनता पार्टी ने पंचायती राज में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति गठित की, जिसने द्विस्तरीय पंचायत संगठन की संस्तुति की। इससे पूर्व त्रिस्तरीय संगठन अस्तित्व में था। इस समिति को 3 स्थितियाँ लागू नहीं हुई हैं। इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, कुछ इसमें खास नहीं है। आगे कह रहा है कि 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायत राज्य के लिए तथा 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों के संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए किया गया था। यहाँ बस आपको ये बताया है कि 73वां जो संविधान संशोधन था वो पंचायत राज्य एक्ट के लिए और 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों के लिए किया गया था। अब दोस्तों अगली टॉपिक है हमारी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, चलिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। सबसे पहले दोस्तों हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो कौन कौन बता सकता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है। पता चल गया क्या है? तिरंगा। क्या है? तिरंगा। देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। क्या है? तिरंगा। शीर्ष पर केसरिया रंग, मध्य में सफ़ेद रंग पर बना अशोक चक्र तथा सबसे नीचे पट्टी हरे रंग की होती है। ठीक है। अशोक चक्र का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह पर बने चक्र से उद्घृत किया गया है। मतलब दोस्तों जो हमारे तिरंगा की दूसरी पट्टी में जो अशोक चक्र है उसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। आगे देखिए जो ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होना चाहिए वो 3:2 होना चाहिए। मतलब दोस्तों कभी भी जो हमारा तिरंगा झंडा होना चाहिए उसकी लंबाई 3 होनी चाहिए और चौड़ाई 2 होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अनुपात 3:2 होना चाहिए, ऐसे समझिए। अगर लंबाई आप क्या करेंगे,
अगर मैं 1 मान लूँ, क्या मान लूँ, 1 मान लूँ। अगर 1 का इसके साथ गुणा करिए तो 3 आएगा, 1 के साथ इसका गुणा करिए तो 2 आएगा। तो यानी लंबाई आप 3 रखिए, चौड़ाई 2 रखिए। अगर 2 मानेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ 2 मानेंगे तो 4, यानी लंबाई 6 रखिए और 4 रखिए। तो अनुपात 3:2 आना चाहिए बस उसकी लंबाई और चौड़ाई का। अब ये नहीं चौड़ाई ज़्यादा करके लंबाई छोटा कर, नहीं, लंबाई को हमेशा ज़्यादा करिएगा और चौड़ाई को कम। वैसे भी लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम होती है। भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो दोस्तों भारत की आज़ादी से पहले ही हमारे तिरंगा झंडा को स्वीकार लिया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय ध्वज संहिता सन 2002 के अनुसार आम भारतीय नागरिकों, निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रदर्शन का अधिकार दिया गया। कब दिया गया? सन 2002 में दिया गया कि आम भारतीय नागरिक, जैसे हम लोग आम हैं, कोई खास नहीं है, ठीक है। और निजी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, मतलब दोस्तों जहाँ पे जैसे स्कूल वगैरह हो गई, कोचिंग, राष्ट्रीय ध्वज को फहरा के प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त किया गया किस सन में? सन 2002 में। अभी तक तो राष्ट्रीय ध्वज देखा, आप बताइए हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कमेंट करके बताइए हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। बहुत लोगों को पता भी होगा, बट क्या बताएं उसका नाम। चलिए हम बता देते हैं। कभी देखा है जो 4 शेर वाला, 1 2 3 ऐसे 4 शेर लगे रहते हैं ना, वही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। अरे आप लोगों ने देखा होगा, शायद सिक्के पे बना रहता है, एक शेर ऐसे रहता है, एक शेर फिर इसके ऐसे बगल में रहता है, फिर इसके 4 शेर रहते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं ना, वही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। एक ही पत्थर को काट के 4 सिंहों को बनाया गया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। इस चिन्ह के मूल स्तंभ पर 4 सिंह है। मैंने क्या बताया था? 4 सिंह। इनकी नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चितवलरी में हाथी है। चितवलरी में हाथी, कभी आप लोग ध्यान से देखिएगा, दिखेगा आप लोगों को भी। आगे देखिए कि सिंह शीर्ष के नीचे पट्टी में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसमें दाईं ओर एक सांड तथा बाईं ओर एक घोड़ा भी है, ठीक है। देखिए आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा समझिए। आगे देखिए फिर है कि अशोक स्तंभ के फलक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जो कि मुंडको यह क्या लिख दिया, मुंडको पनिषद, हाँ पनिषद है, से लिया गया सूत्र है, ठीक है। आगे आप हमारा राष्ट्रीय गान बताइए, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सब लोग बता देंगे, जनगण मन। हाँ, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हमारा द्वारा मूल रूप से बांग्लादेश में रचित और संगीतबद्ध किया गया। इसमें 5 पद है। कहाँ रचा गया था? तो बांग्लादेश में कितने पद है? 5 पद है। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। देखिए अपनाया तो 24 दिसंबर 1950 को था, लेकिन सबसे पहले 1911 में ही यह कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया। तो वही कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता में। जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से यह सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। तो हमारा राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तत्वबोधिनी नामक किस शीर्षक से? भारत भाग्य विधाता। उसके बाद राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। कुछ अवसरों पर प्रथम और अंतिम पद गाया जाता है। इसकी गायन अवधि 20 सेकेंड है। मतलब दोस्तों ऐसे कुछ अवसर होते हैं जिनकी प्रथम और अंतिम पंक्ति ही गाई, जिसको आप 20 सेकेंड में गाइए। अब बताइए हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है। कुछ पता चला क्या है? वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की है, जिसे राष्ट्रगान के समान महत्व प्राप्त है। राष्ट्रगान जनगण मंगल, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन को प्रेरणा स्रोत था। पहली बार इस गीत को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रपिता का अंग्रेजी में अनुवाद भी अरबिंदो घोष ने
किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये बताइए हमें आप, हमारे राष्ट्रगान को किस तारीख को अपनाया गया था? अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया हमारे राष्ट्रगान को किस तारीख को अपनाया गया, कि ये हमारा क्या है, राष्ट्रगान है। बताइए राष्ट्रगान को हमारे किस तारीख को अपनाया गया? वही डेट जो हमारे, जिस दिन हमारे राष्ट्रगीत को अपनाया गया उसी दिन हमारे राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। ठीक है, चले आगे। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा राष्ट्रीय गीत रहेगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए राष्ट्रीय पंचांग, वो जो कैलेंडर आता है ना उसकी बात हो रही है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक सावंत पर आधारित है, जिसका पहला महीना चैत्र होता है। वो जो हमारे गांव की मतलब हमारी जो दादी लोग होती हैं वो ऐसे वो वाला जो हिंदी वाला महीना होता है ना, वो उसकी बात कर रहा है। इसके साथ साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी अपनाया गया है। चैत्र का पहला दिन 22 मार्च तथा अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। अब हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, कोई बता सकता है? जो जानता है वो कमेंट करके बताए हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए अभी पता चल ही जाएगा अगर नहीं पता तो। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी का उद्भव भारत में नहीं हुआ था, कहीं और हुआ था, लेकिन 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से भारत में इसकी पहचान बनी, जब भारत ने इसे ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद तो जीता जाएंगे। हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका साइंटिफिक नेम जो है पैंथेरा टाइग्रिस लिनास है। यह पीले रंग तथा कत्थई धारीदार लोम चर्म वाला एक पशु है। अब राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मयूर है। क्या है? मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है, जो भारतीय वन्य जीव यानी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत पूर्ण रूप से संरक्षित है। तो बताइए हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका साइंटिफिक नेम फाइकस बेंगालिसिस है। फाइकस बेंगालिसिस। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हमारा कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल नीलैम्बो न्यूसीपेरा गार्टन है। कमल एक पवित्र पुष्प है तथा प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय फल क्या है? हमारा आम। इसका साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। जलीय जीव हमारा क्या है? गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दोस्तों हमारे भारत की जलीय जीव है। वर्ष सन 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय विरासत जीव, तो केंद्र सरकार ने अक्टूबर सन 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। और यहाँ कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं, आप लोग उसे भी देख लीजिए। तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्य में जयते। राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय, पाकिस्तानी तो है नहीं। राष्ट्रभाषा क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी। राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है दोस्तों? हिंद देश का प्यारा झंडा, सुन लीजिएगा। राष्ट्रीय नारा क्या है? समय जयते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रीय विदेश नीति दोस्तों गुट निरपेक्ष। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। राष्ट्र नदी क्या है दोस्तों? गंगा। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, अहिंसा दिवस या फिर गांधी जयंती। इसको तो बताया था। राष्ट्रीय विरासत पशु दोस्तों हाथी को कहा गया सन 2010 में। तो दोस्तों ये थी जो आपका नागरिक शास्त्र। अब आज से आपका नागरिक शास्त्र भी ख़त्म हो गया। तो अब कल से अगला चैप्टर आपका 4 नंबर चैप्टर चलेगा। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तो सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फ़िलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, याद करते रहिए, भूलते रहिए, चलते हैं।